Hi and hello everyone. Welcome to Sprint to UPSC. We are discussing class 12th history of Tamil Nadu board. This is chapter 35, the last chapter of your book. इसमें हम समझने वाले हैं वर्ल्ड टुडे। तो ये बुक पूरी थी आपकी हिस्ट्री के बारे में। हमने एंशंट हिस्ट्री से पूरा स्टार्ट किया और हमने देखा कि किस तरह से आपका एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और अब ये लास्ट चैप्टर है जिसमें हम आज की डेट में जैसा वर्ल्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं वो देखिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सोवियत यूनियन कैसे फॉल ऑन हुआ, जर्मन री यूनिफिकेशन कैसे हुआ, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या है, ग्लोबल टेररिज्म क्या होता है और इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो ये सारे हमारे इस पूरे सेशन के टॉपिक्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? 1945 में क्या हुआ था? मॉडर्न वर्ल्ड आप मान लीजिए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्टार्टेड। ठीक है, तो मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री 1945 के बाद स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे पहले क्या चल रहा था? मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे वर्ल्ड में बहुत सारे पावर्स थे जो कि रूल कर रहे थे और एक बैलेंस ऑफ पावर चल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद आया बायपोलर वर्ल्ड। बायपोलर में एक साइड में यूएसए था और दूसरे साइड में यूएसएसआर था और ये दो सुपर पावर्स थे। फिर उसके बाद जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, आपका ये बायपोलर वर्ल्ड बन गया यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, और जिसमें यूएसए वाज द मेजर सुपर पावर विच वाज लेफ्ट। ठीक, ये जो सोवियत यूनियन है या फिर यूएसएसआर है उसका कोलैप्स हुआ था 1990s में और उसने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर आज की डेट का चेंज कर दिया। अब इसी को बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहाँ पे यूनिपोलर वर्ल्ड आया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, नई टेक्नोलॉजीज़ आई, नई इंफॉर्मेशन की एज आई और ग्लोबल टेररिज्म भी आप इस ही एज में देखने मिलते हो। अब देखते हैं सोवियत यूनियन कैसे फॉल डाउन किया। अब जो मैकाली गोबराचेव थे वो प्रेसिडेंट बन गए थे सोवियत यूनियन के 1985 में। उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स निकाले, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स निकाले, है ना, जिसका नाम था ग्लासनॉट्स। हाउएवर इन्होंने क्या किया था, रिलैक्सेशन दिया था ऑन द सेंसरशिप एंड ऑल्सो थोड़ा पॉलिटिकल ओपननेस क्रिएट करने की कोशिश की थी, है ना। इसकी वजह से एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ अबाउट द रीअवेकनिंग ऑफ द लॉन्ग सप्रेस्ड नेशनलिस्ट। एंटी रशियन फीलिंग्स आने लगी सोवियत रिपब्लिक्स में। डोमेस्टिकली ये जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो लेकर आए और उनको लगा कि लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, एज अ पार्ट ऑफ पेरिस्ट्रोकिया प्रोग्राम। और ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी दैट परमिटेड प्राइवेट ओनरशिप ऑल्सो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कंट्री सोशलिस्ट मॉडल पे चल रही है। द स्टेट इज़ ओनिंग एवरीथिंग, नाउ ही इज़ रिलीजिंग सम ऑफ द थिंग्स। सारे के सारे ये रिफॉर्म्स थे, उससे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए आपके यूएसएसआर के स्ट्रक्चर में। 8 दिसंबर 1991 जो लीडर्स थे रशिया के, यूक्रेन के और दूसरे रिपब्लिक के, उन्होंने डिक्लेरेशन निकाला सोवियत यूनियन का कि उसको डिसॉल्व करना चाहिए और एक रिप्लेस कर दो उसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट कर दो। सो जब गोरबाचेव प्रेसिडेंट बने तो ही वॉज अ प्रेसिडेंट विदाउट अ कंट्री। ऑन 25 दिसंबर 1991 उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर रिज़ाइन कर दिया और he returned to the powers of his office over the Boris Yeltsin. Next day, Supreme Soviet voted to dissolve itself and repeal the declarations written in 1922 that officially established the USSR, and hence आपका हो गया USSR, Soviet Union collapse. अब बात करते हैं जर्मन रीयूनिफिकेशन की। सो देखो, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी को कुछ दो सेपरेट नेशंस में डिवाइड कर दिया गया था। ईस्ट जर्मनी जो कि पूरी की तरह यूएसएसआर के द्वारा कंट्रोल करी जा रही थी और वेस्ट जर्मनी जो कि यूएस और उसके अलाइज कंट्रोल कर रहे थे। नाउ एक वॉल बनाई गई थी अक्रॉस द बर्लिन सो दैट ईस्ट और दोनों टेरिटरीज के बीच में एक डिवीजन बना रहे। इसको बर्लिन वॉल भी बोलते हैं, है ना, लोग घूमने जाते हैं ना। तो
बट विद द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर जर्मन रीयूनिफिकेशन स्टार्ट हो गया 1990s में। तो देखो जो भी एरियाज थे फॉर्मर जर्मन रिपब्लिक ईस्ट जर्मनी के, उनको फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में एक साथ मिला दिया गया था। एंड आफ्टर द जीडीआर्स फर्स्ट फ्री इलेक्शंस इन 18 मार्च 1990 नेगोशिएशंस किए गए थे आपके ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी में, जिसकी वजह से आपका यूनिफिकेशन हुआ। अब बात करते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की। सो देखो अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर की, तो न्यूक्लियर वेपन 2 बार यूज़ किए गए हैं। 6-8 अगस्त को 1945 में, जब यूएसए ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं हिरोशिमा और नागासाकी में ड्रॉप किए थे जापानीज सिटीज़ में। सिंस देन न्यूक्लियर वेपन हैव बीन डेटोनेटेड ओवर द 2000 occasions for testing on over 2000 occasion for testing and demonstration purposes. So you need to understand this point that war purpose से 2 बार यूज़ किए गए हैं, बट फॉर द अदर पर्पसेस यानी कि टेस्टिंग वगैरह के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए भी उसको बहुत बार यूज़ किया जा चुका है। कंट्रीज़ जिन्होंने अब तक दे हैव डिटोनेटेड सच वेपन्स, दे आर यूएस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। अब देखो अब क्या है ना, न्यूक्लियर वेपन्स से बहुत बड़े रिस्क हैं। फ्यूचर में इसको रोकने के लिए एनपीटी प्रपोज किया गया। एनपीटी का मतलब नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। अब सबसे एक्सटेंसिव इंस्पेक्शन है ये एनपीटी, एंड बेसिकली एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है एवर डिवाइज्ड, एंड बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सिस्टम एवर डिवाइज्ड टू प्रिवेंट द डाइवर्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स फॉर वेपन पर्पसेस। ये जो आपका फिर एक और है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन NWFZ, ये जो आइडिया है दैट वाज मोटेड टू कन्विंस द कंट्रीज रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन एनपीटी क्लब। ओके, तो एनपीटी क्लब में जो ज्वाइन नहीं करते थे उनके लिए बनाया गया ये। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, द न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, इसका मतलब है कंट्रीज विदाउट न्यूक्लियर वेपन शुड अग्री नॉट टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। तो देखो जिन्होंने अब तक बना लिए हैं वो एनपीटी ज्वाइन कर लो कि वो प्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे। अब लेकिन जिन्होंने नहीं बनाए हैं, जो भी बचे हुए हैं जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स नहीं बनाए हैं, तो वो अब किसी तरह का प्रोड्यूस नहीं करेंगे और उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज अ रीजन ऑफ न्यूक्लियर फ्री वेपन्स। सो इसके बाद आया था आपका CTBT, दैट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसमें और कंट्रोल्स वगैरह किए गए कि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स को आप टेस्ट वगैरह भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से डिसआर्मामेंट की कोशिश की गई। फिर ग्लोबलाइजेशन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक फील्ड का। तो जब ग्लोबलाइजेशन की बात होती है बहुत ही इट हैज़ अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस, एंड स्पेशली ग्लोबल बिजनेस आज की डेट में एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। जो आज के बिजनेस हैं दे हैव ग्लोबल ओरिएंटेशंस, द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम जस्ट लाइक अ ग्लोबल विलेज, राइट। आप आज इंडिया में बैठे हो या फिर यूएसए में बैठे हो, द डिस्टेंस डजंट मैटर, राइट, द बॉर्डर्स आर ओपन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इकनॉमी, यानी कि एक देश की इकनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर दूसरे देश की इकनॉमी अब इंटीग्रेटेड है। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो डिक्टेट्स अबाउट लिबरलाइजिंग सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि आज इंडिया में आप यूएसए से चीज़ें आ सकती हैं और यूएसए में से इंडिया से यूएसए में चीज़ें जा सकती हैं। ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, ऑल्दो हाँ देयर आर डोमेस्टिक लॉज, देयर आर एग्जाम लॉज, बट येस थोड़े कुछ चीज़ें होती हैं। बट द थिंग इज़ द बॉर्डर्स आर ओपन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर ओपन, यही होता है ग्लोबलाइजेशन। सो इन द ब्रॉडर टर्म्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज सोसाइटीज़ थ्रू क्रॉस कंट्री फ्लोज ऑफ whether it is information, ideas, technology, goods, services, capital, finance, or even the people also. So these all are the things, these are involved in it. Cross border integration के बहुत सारे dimensions हो सकते हैं, cultural, social, political, economic. So globalization should not be considered only as in terms with the economic. अगर बॉर्डर्स इंटीग्रेट हो रही हैं, बॉर्डर्स ओपन हो रही हैं, इट विल बी फॉर कल्चर ऑल्सो, सोशल पर्पसेस ऑल्सो, पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो एंड इकोनॉमिक पर्पसेस ऑल्सो। नाउ भारत और ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है, तो हमारे यहाँ भी ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद ही आया था। हमने भी इसी को अडॉप्ट किया था जब हमने LPG रिफॉर्म्स जो है अडॉप्ट किए थे। हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये 3 प्रोग्राम हमने जो है वो स्टार्ट किए थे। और ये जो रिफॉर्म्स हैं इससे ही हमारी जो मार्केट इकनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन है, वो और ज़्यादा
बढ़ता गया, हमारी इकोनॉमिक्स उसकी तरफ बढ़ती गई। ये जो पॉलिसीज़ हैं ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इसलिए किए गए थे। Now talking about the World Trade Organization, one of the very important international organizations in the field of trade. So इसका origin हुआ था ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के द्वारा और कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन 1944। इस कॉन्फ्रेंस में ये प्रपोज किया गया कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, ठीक है। इट फाइनली सक्सीडेड इन क्रिएटिंग द गैट एग्रीमेंट, दैट इज़ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 7 round of negotiation occurred under the GATT and on the 8th round, जिसको यूरुग्वे राउंड भी बोलते हैं, 1986 में स्टार्ट हुआ था, 95 में कंक्लूड हुआ था, उसकी वजह से फाइनली WTO आया, ठीक है। तो GATT इज़ द हिस्ट्री ऑफ WTO। तो मेन एम WTO का क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज़ करना और प्रमोट करना, लोअर ट्रेड बैरियर्स को, यानी कि ट्रेड बैरियर्स जितने कम हो पाएँ वो हों, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना इन ऑर्डर टू नेगोशिएट द ट्रेड्स। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कुछ रूल्स बनाता है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के, और अगर किसी दूसरे कंट्री या फिर दो कंट्री या फिर किसी भी ग्लोबल ट्रेड में किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स वगैरह भी होंगे तो इसके मेंबर स्टेट्स में बेसिकली तो उनके डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व करेगा। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। मेंबर नेशंस की बात करें तो इट हैज़ 149 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस और वियतनाम वाज set to join in 2007, but now in the present day the WTO has 164 members and 25 observer governments. 163rd Libya था and Afghanistan was the 164th member, right? अब देखते हैं जनरल काउंसिल ऑफ WTO, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, रेगुलरली मीट करते हैं ये लोग WTO के फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। एक क्रिटिसिज्म है WTO के खिलाफ कि ये ना रिच कंट्रीज़ को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को ज़्यादा फेवर करता है और स्मॉलर स्टेट्स को नहीं करता। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, स्पेशली ऑफ द IPRs, दैट इज़ द ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्रिटिसिज्म आते हैं कि उससे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सही नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो ये EEC है, ये बेसिकली 1958 में ऑर्गेनाइजेशन की गई थी बाय अ ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन की थी बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, वेस्ट जर्मनी, और इसको इनफॉर्मली कॉमन मार्केट बोला जाता है। इन सारे देशों के बीच में एक कॉमन तरह का मार्केट होगा। सबसे सिग्निफिकेंट ट्रीटी है आउट ऑफ द 3 ट्रीटी जिनको कंसोलिडेटेड किया गया था इन 1967, जिसमें यूरोपियन कम्युनिटी बनाई गई, और फाइनली इसको बोला जाता था यूरोपियन यूनियन, और ये 1993 से इसको यूरोपियन यूनियन लोग बोलने लगे थे। EU, ये वही EU है जिससे बहुत ही रिसेंटली ब्रिटेन ने एग्जिट किया है। द यूरोपियन यूनियन और द EU एक इंटर गवर्नमेंटल और सुपर नेशनल यूनियन है 25 यूरोपियन देशों का, जिसको मेंबर स्टेट्स बोला जाता है। इन द प्रेजेंट डे देयर आर 27 मेंबर्स इन द यूरोपियन यूनियन। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल टेररिज्म, सो देखो ग्लोबल टेररिज्म एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस है जो कि यूजुअली अनआर्म्ड सिविलियन पॉपुलेशन की तरफ किया जाता है, और ये करते हैं टेररिस्ट। इंटरनेशनल टेररिज्म का मतलब होता है टेररिज्म जिसमें सिटीजन्स भी इन्वॉल्व होते हैं ऑफ मोर देन 1 कंट्रीज, यानी कि एक देश से ही सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, एक और 2 देशों या फिर उनसे ज़्यादा देशों के लोग आपस में मिलकर किसी पर्टिकुलर इशू पे टेरराइज करते हैं लोगों को, उसको इंटरनेशनल टेररिज्म बोलते हैं। इन टुडेज टर्म द terrorism is globalized, and hence United Nations Security Council in the September 2001 उसने एक रेजोल्यूशन पास किया टेररिज्म के खिलाफ, और अब बहुत से स्टेप्स लेते रहते हैं सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टेररिज्म के खिलाफ। UN कंडेम करता है सारे तरह के टेररिज्म को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, आइडियोलॉजिकल हो, एथनिक, रिलीजियस और किसी भी तरह का टेररिज्म हो। टेररिज्म होता है तो बहुत सारे तरह के एक्ट किए जा सकते हैं टेररिज्म के ज़रिए। सबसे वॉयलेंट अटैक विच वाज मेड ऑन द ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन न्यूयॉर्क सिटी 2001 USA में सबसे मेजर अटैक था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 September 2001 19 टेररिस्ट, दे वर बेसिकली अफिलिएटेड विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा, उन्होंने हाईजैक किया था 4 कमर्शियल पैसेंजर जेट प्लेन्स को इन USA में, और
चारों के चारों ईच ऑफ देम ऑफ हाईजैकर्स इंक्लूडेड अ ट्रेन पायलट ऑल्सो। हाईजैकर्स ने जो 2 प्लेन्स हैं उनको क्रश किया था इनटू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और 1 प्लेन इन ईच टावर। उसकी ये सारा इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से बिल्डिंग ही पूरी कोलैप्स हो गई थी। 3rd प्लेन जो था वो आपके पेंटागन में जाके क्रैश किया था। ये जो टेररिस्ट अटैक था उसमें अराउंड 2973 लोगों की मृत्यु हुई थी। वो बहुत से देशों से बिलोंग करते थे। इंडिया भी विटनेस कर रहा है टेररिज्म और वायलेंस सिंस 1980s। पहला इंसिडेंट हुआ था पंजाब में, फिर जम्मू एंड कश्मीर में और फिर दूसरे पार्ट्स में। एंड नियरली 20,000 पीपल्स हैव बीन किल्ड इन द टेररिस्ट वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें शूटिंग, बॉम्बिंग सब होता है। और जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली आज की डेट में भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहा है। फिर 1992 में जो बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो मेजर इंसिडेंट्स हैं इन द रीसेंट ईयर्स। और फिर उसके बाद बहुत से इंसिडेंट्स हैं। आपकी इस बुक में थोड़े कम इंसिडेंट्स दिए हुए हैं क्योंकि थोड़ी पुरानी बुक है। लाजपत नगर दिल्ली में 1996 में लार्ज सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी। बहुत से इंसिडेंट्स हो चुके हैं अब तक देश में। एयरलाइन एयरक्राफ्ट हाईजैक किए जाते थे और एक इंडियन एयरलाइन एयरक्राफ्ट हाईजैक किया गया था कांधार में, है ना, जो कि द हेडक्वार्टर वाज द तालिबान, जिसमें 178 इनोसेंट पैसेंजर्स थे, उनको होस्टेजेस रखा था फॉर वीक्स। एंड इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ा था, उनको टेररिस्ट छोड़ने पड़े थे, है ना। इंडियन प्रिजन से टेररिस्ट की डिमांड कर रहे थे सारे टेररिस्ट के, इंडियन ने जो टेररिस्ट कैप्चर करके रखे हुए हैं हमारे प्रिजन्स में उनको छोड़ दो और वो वहाँ से हॉस्टेजेस को छोड़ देंगे। हॉस्टेजेस की सेफ्टी के लिए हमें 3 टेररिस्ट को रिलीज़ करना पड़ा था। ऑन 13 दिसंबर 2001 देयर वाज एन अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट ऑल्सो, कि भारत की पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ है। फिर हैंस इंडिया अलॉन्ग विद द UN हम सब कंडेम करते हैं किसी भी तरह की वायलेंट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी ऑन द ह्यूमन राइट्स ऑफ द इनोसेंट सिटीजन्स। Environmental threat is another day and is another problem in today's world today. सो देखो आज की डेट में सबसे बड़ा कंसर्न तो एनवायरमेंटल चेंजेस का है। ग्लोब में जितने तरह के थ्रेट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ओजन डिप्लीशंस हो रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं, जनरल पॉपुलेशन के बीच में अवेयरनेस फैलाएं कि जिससे वो पॉपुलेशन जो है वो पोल्यूशन ना बढ़ाए और अर्थ को एक सेफ प्लेस बनाए टू लिव। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस इंटायर सेशन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो एंड आप थोड़ा बहुत आज की दुनिया का ओवरव्यू ले पाए हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC के लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।